दोस्तों आपको पता ही होगा कि हाल ही में यानी कि 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। मगर क्या आपको पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के मोस्ट एजुकेटेड प्रधानमंत्री थे, जबकि जहां पर उनका जन्म हुआ था वो हिस्सा अब पाकिस्तान में है। वहां ना तो स्कूल था, ना ही बिजली और ना ही पानी। उन्हें पढ़ाई करने के लिए भी मीलों दूर पैदल चलकर जाना पड़ता था और घर पर आकर वो मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी के सामने बैठकर पढ़ाई करते थे। यही वजह थी कि मनमोहन जी पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट थे कि वो हर क्लास में फर्स्ट आते थे। उन्होंने अपने जीवन में जहाँ पर भी पढ़ाई की वहीं वो टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट हुआ करते थे। 1991 में मनमोहन जी जब देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने तो देश बिकने की कगार पर था, लेकिन मनमोहन जी की अर्थशास्त्र की समझ और नई नीतियों ने देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभाल लिया और देश को दिवालिया होने से बचा लिया था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद जब 2004 में मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश की अर्थव्यवस्था पहली बार 9% तक बढ़ गई थी और विश्व की दूसरी सबसे तेज ग्रो होने वाली मेजर इकोनॉमी बन गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बना दिया था, जिसे देखकर विश्व भर के लीडर्स अचंभित रह गए और उन्होंने मनमोहन जी की बहुत प्रशंसा की। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा डॉक्टर मनमोहन जी की तारीफ में लिखते हैं कि जब मनमोहन बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल की कि शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर इतने अचीवमेंट्स अचीव कर पाए। लेकिन एक गरीब और साधारण परिवार में जन्मे मनमोहन जी के प्राइम मिनिस्टर बनने का सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को काफी संघर्ष करना पड़ा था, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के एक गरीब और साधारण बच्चे से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मनमोहन जी के शुरुआती जीवन से। 26 सितंबर 1932 को मनमोहन जी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के गाहा गांव में हुआ, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। मनमोहन जी के पिता का नाम गुरमुख सिंह था और माता का नाम अमृत कौर था, जो खत्री फैमिली से बिलोंग करते थे। मनमोहन जी के पिता ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करते थे और अपने परिवार का खर्च चलाते थे। जहां मनमोहन जी का घर था वहां से स्कूल काफी दूर था, जिसके कारण मनमोहन जी को मीलों पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। उनके गांव में ना तो पानी की व्यवस्था थी और ना ही बिजली की। इसी वजह से मनमोहन जी रात में मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी के सामने बैठकर पढ़ाई करते थे। पढ़ाई में मनमोहन जी का इतना जहन था कि वो हर क्लास में टॉप करते थे और वो टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट हुआ करते थे। दोस्तों आपको बता दूं कि मनमोहन जी की शुरुआती पढ़ाई उर्दू मीडियम स्कूल में हुई थी। यही वजह रही थी कि उनकी प्राइमरी लैंग्वेज उर्दू थी और उनके अधिकतर स्पीचेस उर्दू लैंग्वेज में ही लिखे होते थे। जब मनमोहन जी 11 साल के थे तो उनकी माता अमृत कौर इस दुनिया से चल बसती हैं, जिसके बाद मनमोहन काफी अकेले पड़ जाते हैं। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जमुना देवी ने किया। उनकी दादी ने उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। यही वजह थी कि जमुना देवी मनमोहन जी के दिल के बहुत करीब थी। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मनमोहन जी पेशावर चले जाते हैं और अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाता है और उसी हिस्से में ही मनमोहन जी का गांव गाहा भी था, जिसके कारण मनमोहन जी अपनी फैमिली के साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिन हल्द्वानी में रहने के बाद 1948 के शुरुआती दिनों में ही मनमोहन जी अपने परिवार के साथ पंजाब के अमृतसर में शिफ्ट हो जाते हैं। मनमोहन जी को इस शिफ्टिंग के दौरान काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी उनकी स्टडीज को लेकर। उनकी स्टडीज पर इस शिफ्टिंग का काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन मनमोहन जी ने हार नहीं मानी और 1948 में ही मनमोहन जी ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन 1952 में और 1942 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके बाद 1957 में मनमोहन जी इंग्लैंड जाते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन लेते हैं, जहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स ट्रिपोज किया। दोस्तों आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स ट्रिपोज एक अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम होता है, जो खास तौर पर सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उपलब्ध कराया जाता है। इकोनॉमिक्स ट्रिपोज का उद्देश्य स्टूडेंट्स में लॉजिकल थॉट्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मैथमेटिकल स्किल्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना होता है। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स ट्रिपोज स्टूडेंट्स में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के इकोनॉमिक सिस्टम्स और इकोनॉमिक डायमेंशंस की समझ को डेवलप करता है।
दोस्तों इसी बीच 1958 में मनमोहन जी की शादी गुरसन कौर से कर दी जाती है। दोनों की 3 बेटियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी उपिंदर सिंह है, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। उपिंदर सिंह ने काफी सारी बुक्स भी लिखी हैं। दूसरी बेटी दमन सिंह है, जिन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। दमन सिंह ने भी काफी सारी बुक्स लिखी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस है द लास्ट फ्रंटियर, पीपल एंड फॉरेस्ट्स इन मिजोरम 1996। तीसरी बेटी अमृत सिंह है, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए काम करती हैं। मनमोहन जी की तीनों बेटियां अपने पिता की तरह हाईली क्वालिफाइड हैं और देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। और उन तीनों की यह खासियत भी है कि वो पॉलिटिक्स से काफी दूर रहना पसंद करती हैं। दोस्तों अब वापस चलते हैं 1962 में। 1962 में मनमोहन जी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इकोनॉमिक्स ट्रिपल्स की पढ़ाई कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं। 1965 में उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट की और 1966 में मनमोहन जी की नॉलेज और इंटेलिजेंस को देखकर UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने मनमोहन जी को अपने साथ काम करने का मौका दिया। 1966 से लेकर 1969 तक मनमोहन जी ने UNCTAD के लिए काम किया। इसके बाद मनमोहन जी भारत वापस आए और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर के तौर पर काम किया। 1969 से लेकर 1971 तक मनमोहन जी ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के पद पर भी काम किया। इसके बाद 1972 में भारतीय सरकार यानी कि कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मेहनत और लगन को देखकर उन्हें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बना दिया। मनमोहन जी इस पद पर लगभग 4 साल तक रहे और 1976 में मनमोहन जी को सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना दिया गया। 1976 से लेकर 1982 तक मनमोहन जी ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए काम किया। साल 1982 में डॉक्टर मनमोहन जी को भारतीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया गया। लगभग 3 साल तक मनमोहन जी RBI के गवर्नर रहे। 1985 से लेकर 1987 तक मनमोहन जी ने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के डेप्यूटी चेयरमैन के पद पर रहकर देश को अपनी सेवाएं प्रदान की। उनकी मेहनत और लगन को देखकर भारतीय सरकार ने 1987 में मनमोहन जी को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद 1987 से लेकर 1990 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने साउथ कमीशन जेनेवा में सेक्रेटरी जनरल के पद पर भी काम किया। दोस्तों अब आता है वो दौर जब मनमोहन जी की एंट्री इंडियन पॉलिटिक्स में होती है। 1990 की बात है, जब मनमोहन जी नीदरलैंड से एक मीटिंग अटेंड करके भारत वापस लौट रहे थे। इस समय भारत आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। भारत लौटते ही मनमोहन जी के पास PC अलेक्जेंडर की कॉल आती है, जो कि उस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। PC अलेक्जेंडर मनमोहन जी से कहते हैं कि PV नरसिम्हा राव आपको अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। यह सुनकर मनमोहन जी को यकीन नहीं होता है। उन्हें लगा कि कोई उनसे मजाक कर रहा है, तो वो कॉल कट कर देते हैं। मगर इसके 3 या 4 घंटे बाद खुद PV नरसिम्हा राव उनसे मीटिंग करने आते हैं। इस मीटिंग में PV नरसिम्हा राव मनमोहन जी को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का न्योता देते हैं, जिसे मनमोहन जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड फाइनली 1991 में जब PV नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, तो उसका फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन जी को बनाया जाता है। इस समय भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के लिए फाइनेंस मिनिस्टर की गद्दी संभालना आसान नहीं था, क्योंकि इस संकट की सबसे बड़ी चुनौतियां फाइनेंस मिनिस्टर को ही आनी थी। लेकिन मनमोहन जी इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था की डोर संभालते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि यह वो दौर था जब भारत बिल्कुल बिकने की कगार पर था। इसलिए ही PV नरसिम्हा राव जी ने मनमोहन जी को अपना फाइनेंस मिनिस्टर चुना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से आसानी से कर्ज लिया जा सके। साथ ही मनमोहन जी पहले भी आर्थिक सलाहकार के तौर पर काम कर चुके थे। वो RBI के गवर्नर भी रह चुके थे, लिहाजा उन्हें आर्थिक नीतियों का बेहतर अंदाजा था। फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद मनमोहन जी को बजट पेश करने के लिए सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला, लेकिन उन्होंने इस 1 महीने में दिन रात जी तोड़ मेहनत की और 1 महीने में ही कमाल कर दिखाया। उन्होंने अपने बजट में ऐसी नीतियां बनाई जिसने भारत में लाइसेंस परमिट राज को खत्म कर दिया, भारत की बंद अर्थव्यवस्था को खोल दिया। घरेलू निजी कंपनियां आई, विदेशी कंपनियों ने भारत में प्रवेश किया, जिससे कि भारतीय सरकार के पास पैसा आया। कंपनियां फलने फूलने लगी, करोड़ों नए रोजगार पैदा हुए, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से पहली बार ऊपर आए। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से रफ्तार पकड़ने लगी और भारत इस आर्थिक मंदी से बच गया, जिसके बाद देश और दुनिया भर के लोगों ने मनमोहन जी की समझ और नीतियों के लिए उनकी प्रशंसा की। 1991 से लेकर 1996 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर देश को अपनी सेवाएं दी। उनके काम को देखकर 1993 में यूरोमनी ने डॉक्टर मनमोहन जी को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर चुना और 1994 में एशिया मनी ने डॉक्टर मनमोहन जी को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर चुना। 1996 में PV नरसिम्हा राव की सरकार इलेक्शंस हार जाती है, जिसके बाद
1998 से लेकर 2004 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका निभाते हैं। 2004 में जब इलेक्शंस होते हैं तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस लेड यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बीजेपी को हराकर देश की कमान संभाली। इस समय प्रधानमंत्री पद की दावेदार सोनिया गांधी थी, लेकिन सोनिया गांधी कहती हैं कि उनका जहन गवाही नहीं दे रहा कि वो देश की प्रधानमंत्री बने और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन जी को देश का प्राइम मिनिस्टर चुना। और 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के 13वें और पहले सिख प्राइम मिनिस्टर बने। सोनिया गांधी द्वारा मनमोहन जी को इस तरह प्राइम मिनिस्टर चुनने की वजह थी मनमोहन जी की अर्थशास्त्र की समझ और उनका एक्सपीरियंस। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें इस तरह चुने जाने पर उन्हें द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा। मनमोहन जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2005 में फोर्ब्स मैगजीन ने मनमोहन जी को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया और 2006 में मनमोहन जी को CNN द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। मनमोहन जी के कार्यकाल में यानी कि 2007 में भारत ने पहली बार 9% तक की अपनी हाईएस्ट GDP ग्रोथ रेट हासिल की और भारत विश्व भर में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया था और कुछ ही दिन लगते कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन जाता। लेकिन 2009 में आई ग्लोबल क्राइसिस ने भारत के इस सपने को साकार नहीं होने दिया, जिसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे नीचे गिरने लगी और आज हाल आपके सामने है। डॉक्टर मनमोहन जी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए जिन्होंने देश के हालातों में काफी सुधार किया। डॉक्टर मनमोहन जी देश में राइट टू एजुकेशन को लाए, जिसमें यह तय किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाई जाएगी। इसके बाद 2005 में मनमोहन जी सूचना के अधिकार को लाए, जिसने भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में आने वाली जानकारी तक पहुंचने का अधिकार दिया। मनमोहन जी ने 8 नए IITs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनवाए। नेशनल हेल्थ मिशन जो आज आयुष्मान के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत भी मनमोहन जी ने की। सर्व शिक्षा अभियान, लाइब्रेरीज और शिक्षा के सभी हिस्सों पर मनमोहन जी ने बहुत ही ज्यादा प्रकाश डाला। इसके बाद मनमोहन जी ने 31 दिसंबर 2008 को NIA को स्थापित किया ताकि बढ़ते हुए टेरर अटैक्स पर रोक लगाई जा सके। इसके बाद देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मनमोहन सरकार ने जनवरी 2009 में आधार कार्ड को लॉन्च किया था। दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया था कि 2005 में नरेगा, जिसे आज मनरेगा के नाम से जाना जाता है, उसे भी मनमोहन सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद 2009 में इलेक्शंस होते हैं और फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार बनाती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जिसके बाद 2009 में फोर्ब्स मैगजीन द्वारा मनमोहन जी को 18th मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड बताया जाता है। 2010 में सऊदी अरेबिया की सरकार मनमोहन जी को स्पेशल क्लास अवार्ड से नवाजती है, जो कि सऊदी अरेबिया का दूसरा सबसे ज्यादा सम्मानित अवार्ड माना जाता है। इसके बाद 2010 में ही मनमोहन जी को अपील ऑफ कंसाइंस फाउंडेशन न्यूयॉर्क के द्वारा वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर यह कार्यकाल डॉक्टर मनमोहन जी के लिए कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि अब मनमोहन जी और उनकी सरकार पर काफी सारे आरोप लगाए जाते हैं। 2009 के बाद कई घोटाले हुए, जैसे कि 2008 में हुआ 2G स्कैम, 2012 में हुआ कोल एलोकेशन स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हुआ, जिसमें मनमोहन जी पर सीधे सीधे आरोप लगे। ओपोजिशन ने कहा कि मनमोहन जी इस घोटाले में सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं, जिस पर मनमोहन जी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और शांत रहना ही बेहतर समझते हैं। हालांकि मेरा यह मानना है कि उन्हें इस मामले पर कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि इस घोटाले के बाद उन पर बहुत बड़ा दाव लगा, जिसने उनकी छवि को देश की जनता के भीतर बेकार कर दिया था और ओपोजिशन को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला। ओपोजिशन ने मनमोहन जी पर इस्तीफा देने के लिए जोर डाला। ओपोजिशन ने भर भर के मनमोहन जी पर हमले किए, लेकिन मनमोहन जी इस सब पर शांत रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2014 के इलेक्शंस में कांग्रेस को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा और भाजपा सरकार अपनी सरकार बना लेती है और श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जिसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद दुनिया भर के लोग उन्हें रिटायरमेंट की बधाई देते हैं और जो भी उन्होंने भारत के लिए किया उसकी प्रशंसा करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से देश को आर्थिक मंदी से बचाया था और उनकी अर्थव्यवस्था की समझ के लोग दीवाने थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मनमोहन जी के बारे में कहा था कि जब मनमोहन बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। वहीं 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व उपराष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं। इसके बाद 2016 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पंजाब यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू चेयर के रूप में पद ग्रहण करना था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो इस पद को ग्रहण नहीं करते हैं। 2019 में उन्हें राजस्थान के लिए राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया। अप्रैल 2024 में मनमोहन जी राज्यसभा
सेवा से भी रिटायरमेंट ले लेते हैं और उनकी जगह सोनिया गांधी ले लेती है। लंबी बीमारी के चलते मनमोहन जी 26 दिसंबर 2024 को इस दुनिया से चल बसते हैं। मनमोहन सिंह जी की कई कार्डियक बाईपास सर्जरीज हो चुकी थी, जिनमें से आखिरी सर्जरी 2009 में हुई थी। मई 2020 में मनमोहन जी को उनकी दवाइयों से नेगेटिव रिएक्शन हो जाता है, जिसके बाद उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया जाता है, जहां उनकी हालत में कुछ सुधार आता है। लेकिन अप्रैल 2021 में मनमोहन जी कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें फिर से एम्स में भर्ती कराया जाता है। इसके बाद उनकी हालत में सुधार तो आता है, लेकिन अब वो बीमार और कमजोर रहने लगे थे और आखिरकार 92 वर्ष की उम्र में यानी कि 26 दिसंबर 2024 को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगती है और वो इस दुनिया से चल बसते हैं। दोस्तों, मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री शायद ही इस देश को दोबारा मिल पाए। उन्हीं की सूझबूझ और अर्थशास्त्र की समझ ने हमारे देश को यहाँ तक पहुँचाया है। सैल्यूट है मनमोहन जी को, जो भी उन्होंने देश के लिए किया हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।